चलो सुनाओ। इसमें हम लोग सबसे पहले एक बात करते हैं, कॉन्टैक्ट सरफेस। ए कॉमन टेंजेंशियल सरफेस, ए कॉमन टेंजेंशियल सरफेस टू बोथ ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट। कोई दो ऑब्जेक्ट यदि कांटेक्ट में, मान लो एक इस टाइप का ऑब्जेक्ट है और एक ये ब्लॉक है, ये दोनों मान लो यहां पर कांटेक्ट में है, तो एक कॉमन टेंजेंशियल सरफेस, ये लाइन नहीं समझना इसको, ये एक सरफेस होगा ऐसे ही, ये टेंजेंशियल सरफेस है जो दोनों के लिए कॉमन है। ये सरफेस इसका भी बोल सकते हो और इसका भी बोल सकते हो, यही कहलाएगा कॉन्टैक्ट सरफेस। इसी को कॉन्टैक्ट सरफेस बोलेंगे। अच्छा, मान लो एक ऐसा होता, सपोज करो ये एक सरफेस ये है और इस पर एक बॉडी रखा हुआ है, तो इसका कॉन्टैक्ट सरफेस यही हो जाएगा, यही कॉन्टैक्ट सरफेस हो जाएगा। एक हाइपोथेटिकल कॉमन सरफेस जो टेंजेंशियल होना चाहिए दोनों के लिए। अच्छा, और when two object comes in contact, then there exists a force, contact force, एक फोर्स क्रिएट होगा दोनों के बीच ड्यू टू कॉन्टैक्ट, जिसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। और वो कॉन्टैक्ट फोर्स किधरों हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा, कॉन्टैक्ट सरफेस से कुछ एंगल पर भी हो सकता है वो फोर्स, इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, या परपेंडिकुलर भी हो सकता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स कॉन्टैक्ट सरफेस का, इस क्वाड्रेंट में भी जा सकता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स, आर से डिनोट करेंगे, या कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर भी हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटी है। जब दो बॉडी एक दूसरे से कांटेक्ट में आएगा तो उस नियर कांटेक्ट सरफेस देयर अराइजेज ए फोर्स बिटवीन देम called contact force, and it may be makes some acute angle with a contact surface or will be perpendicular to contact surface। तीनों पॉसिबिलिटी है। कब क्या होगा वो देखो। When two object comes in contact, then there arises a force near contact surface called contact force, बताओ डिफिनीशन तक लिख रहे हैं, बताइए ना। क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा टाइम दे दिए 2 मिनट, तो इससे अब साइकोलॉजिकली अब इन्हें ना कहेगा लोग कि शॉर्टली भागते हैं, कुछ नहीं लिखाते हैं, फॉर्मूला लिख के न्यूमेरिकल में आ जाते हैं। नहीं नहीं, जो हो रहा है जैसे मार्केट में, मेरे नोट्स को कोई 11 वाला भी नहीं बोलेगा कि 11 का नोट्स नहीं होगा, कोई IITO वाला नहीं बोलेगा कि IIT का नहीं होगा ना। डिफिनीशन तक लिखा हुआ है, फॉर्मूला डिराइवेशन तक किया हुआ रहता है। न्यूमेरिकलों की संख्या देखेगा तो कम नहीं मिलेगा।
called contact force and represented by vector r. And it may be perpendicular to contact surface और नॉट, नहीं भी हो सकता है. तो यही पॉसिबिलिटी ढूंढ रहा है हम लोग को कब क्या होगा. तो सुनो, आप बॉडी को कांटेक्ट सरफेस पर रख दिया और बॉडी पर कोई बॉडी में मूव करने का टेंडेंसी नहीं हो या मूव नहीं कर रहा हो. पहली बात तो ये, यदि सरफेस स्मूथ रहा, क्या स्मूथ सरफेस, तो आप रखोगे बॉडी को, तो ये कांटेक्ट फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस, स्मूथ सरफेस के केस में. लेकिन रफ सरफेस के केस में क्या होता है, ये और सरफेस यदि रफ है तो इस केस में भी कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा कांटेक्ट फोर्स, बशर्ते किस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करे. क्या एक्ट नहीं करे. और यदि सरफेस रफ है लेकिन तुम इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो अब कांटेक्ट फोर्स इस क्वाड्रेंट में भाग जाता है, और यदि एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाइएगा तो कांटेक्ट फोर्स उस क्वाड्रेंट में भाग जाएगा. तो कांटेक्ट फोर्स इस क्वाड्रेंट में चला जाएगा. ये सब पॉसिबिलिटी होता है. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, बता रहे उसके बारे में. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्चुअली कांटेक्ट फोर्स का ही एक कंपोनेंट है. फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो बोलती है, जनरली फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर, ये दोनों इसी आर का कंपोनेंट है. देखो ना, अभी वही डिस्कस करेंगे. तो ऐसा है ना कि मान लो इस दोनों केस की बात करें, सपोज करो कांटेक्ट फोर्स कांटेक्ट सरफेस से थीटा एंगल बना रहा है. लेट कांटेक्ट फोर्स मेक्स एंगल थीटा विथ कांटेक्ट सरफेस. लेट वेक्टर आर मेक्स एंगल थीटा विथ contact surface. Then it has two component. It has two component. कैसे कैसे ये दो कंपोनेंट होगा? तो एक कंपोनेंट इस आर का along contact surface ना, ये कंपोनेंट कितना r cos थीटा, और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस, ये कंपोनेंट कितना r sin थीटा. तो यहां पर r cos थीटा ये हुआ कंपोनेंट अलोंग कांटेक्ट सरफेस, कंपोनेंट अलोंग कांटेक्ट सरफेस. ये रटना मत इस बात को, क्योंकि ये चेंज होता है. यदि एंगल ये लेती तो इधरे साइन में हो जाता. वो एंगल पर डिपेंड करता है कि कौन कंपोनेंट कॉस में होगा, कौन साइन में होगा. कंपोनेंट अलोंग कांटेक्ट सरफेस एंड इट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स. इसी को फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं. कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट अलोंग कांटेक्ट सरफेस इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स.
एंड आर साइन थीटा जो कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस इट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। इसको फ्रिक्शन फोर्स को तो डिनोट करना है एफ आर से, इसको एन से डिनोट करना, और इसी को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। देखो ये कोई बॉडी को किसी सरफेस पर रखा तो एक ही गो फोर्स सरफेस लगाएगा जिसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। भूल जाओ ये नॉर्मल एंड फ्रिक्शन को। एगो सिंगल फोर्स क्या? कांटेक्ट फोर्स वेक्टर आर। उसका दो कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट अलोंग कांटेक्ट सरफेस और एक परपेंडिकुलर। तो ये कांटेक्ट अलोंग कांटेक्ट सरफेस वाले को ही फ्रिक्शन और इसको नॉर्मल। यदि कांटेक्ट हटा लोगे, बॉडी को लिफ्ट कर लोगे तो आर हट जाएगा, तो एन एंड फ्रिक्शन अपने आप गायब हो जाएगा। अच्छा, तो ये इस फिगर में भी दिखा देना, ये हुआ फ्रिक्शन फोर्स और ये हुआ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब सुनो, सरफेस यदि स्मूथ है तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जीरो। क्या? तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो होने के लिए थीटा को 90 होना होगा, तो आर को जाना पड़ेगा किधर? परपेंडिकुलर, तब ना उसका कंपोनेंट इधर जीरो आएगा। यही तो देखो ना, स्मूथ के सरफेस के केस में आर को किधर दिखाया है? परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, तब ना उसका आर कॉस 90 ये कंपोनेंट क्या आएगा? जीरो आएगा। अच्छा, तो स्मूथ सरफेस के केस में क्लियरली जो कांटेक्ट फोर्स होगा डायरेक्ट एग्जैक्टली किधर चला जाएगा? इसी को एन लिख दोगे डायरेक्ट ना। तो पिछले एक्सरसाइज में जितने भी सरफेसेज होता था सब स्मूथ था, तो उसमें खाली यही दिखाते थे ना, एन। अच्छा, रफ सरफेस के केस में भी आर इधर हो सकता है, लेकिन क्या? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करे तब। तो इस केस में भी तब फ्रिक्शन फोर्स जीरो ना। इस केस में भी इसका कंपोनेंट इधर लेगी तो आर कॉस 90 यहां भी जीरो ना जाएगा। रफ सरफेस के केस में फ्रिक्शन फोर्स जीरो, हाँ कि हाँ जीरो। ऐसा थोड़ी है कि सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन लगिए जाएगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। फ्रिक्शन का फीलिंग्स कब होगा? जब बॉडी मूव करेगा तब, या करने का टेंडेंसी होगा। और ये सब बात कब होगा? जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तब ना। कोई बॉडी पर फोर्स लगाई तो जरूरी है बॉडी एक्सलेट करिए जाएगा, नहीं ना, करने का टेंडेंसी आएगा, तब ना पता चलेगा कि कोई उधर से खींच रहा है। जब तक तुम फोर्स से नहीं लगाए तो ये कैसे डिसाइड कर ले फ्रिक्शन लगिए रहा होगा? ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल भी एससी वर्मा में क्या किया है? बॉडी एम मास का केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल रफ फ्लोर हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स। तो सब आंसर ले लिया है म्यू एन, यानी म्यू एम जी। अब वहां आंसर देखने जा रहा है, जीरो आ रहा है। बोला है सिंपली रख दिया गया है, रेस्ट में है, मूव करने का टेंडेंसी नहीं है, तो फ्रिक्शन उस केस में भी जीरो। देखो ऐसा होता है ना कि सरफेस में रफनेस है, मतलब क्या? बहुत सारा गड्ढा, वैली, माउंटेन टाइप का उठा हुआ गड्ढा, इस सब टाइप का होगा सरफेस ना। जैसे इस वैरायटी का मान लो कि ये इस टाइप का होगा ना। और दूसरा बॉडी जब रखे हो आप तो उसमें भी बहुत सारे वैली माउंटेन्स होगा, उसका वैली माउंटेन्स इसके वैली माउंटेन्स में फिट हो गया होगा, ठीक। और जब इस पर तुम एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाएगी तो क्या होगा? इसका
टक्कर इससे होगा, इस दिशा में एक फोर्स क्रिएट होगा, इसका टक्कर इससे इस दिशा में एक फोर्स, इसका टक्कर इसी सब का एक रिजल्टेंट इधर आएगा जो आर हुआ। अच्छा, इधर फोर्स इधर लगाती यदि, रुको, फोर्स इधर लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स, तो फिर इसका टक्कर इससे होगा, इसका अब इससे नहीं होगा, इधर वाले का इधर वाले से होगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन में क्रिएट होगा, इसलिए कांटेक्ट फोर्स इधर चला जाता है। देखो फोर्स उधर लगाई तो कांटेक्ट फोर्स उधर, और नहीं लगाएंगे तो फिर किधर एक्सपेक्ट किया जाएगा, ऊपर कांटेक्ट फोर्स।